हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएमएस एडू पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो कल 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके पार्ट 3 जो कंप्लीट हो गए हैं 75 क्वेश्चन, उसके ही क्रम में आज पार्ट 4 को देखने वाले हैं ना। पार्ट 4 में आज 76 से लेकर 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं हम। और इसके बाद जो पार्ट 5 है वो कल पार्ट 5 में अपन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि कल जो 2022 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री का पेपर है उसको फिनिश कर दिया जाएगा। और तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको, ये पीवाई की वो आपको ये बताएंगे कि किस दिशा में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम को देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 75 कल होगा प्रारंभ करने वाली। अछूत के सातवें स्तंभ अभिलेख में किस संप्रदाय का उल्लेख हुआ है? अशोक का जो सातवां स्तंभ लेख है उसमें दो संप्रदायों का उल्लेख हुआ है, आजीवक का भी हुआ है, निगरंध का भी हुआ है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना गया है। किसके द्वारा? एमपीपीएससी के द्वारा इसका जो आंसर की जारी हुई थी उसमें ऑप्शन नंबर ए को इसमें राइट आंसर माना गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आजीवक संप्रदाय। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 का। 77 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 की, तो राजा हरि द्वारा रचित गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा गया था? तो गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा गया है? तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा जो ये जो शासक था वो कौन सा? सातवाहन शासक था। सातवाहन शासक था, वही 17वें नंबर का शासक था। ठीक है, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। इसका नाम था एक गुणाक और एक थे सर्ववर्मन। सर्ववर्मन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की इसकी जो रानी थी मलयवती, मलयवती वो संस्कृत की विदुषी महिला थी। लेकिन इसके द्वारा जो लिखा गया है गाथा सप्तशती, वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो मणि मेघलाई की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मणि मेघलाई की रचना किसके द्वारा की गई है? ये संगम काल का प्रश्न है। ठीक है, मणि मेघलाई की रचना कवि सतनार के द्वारा की गई है। कवि सतनार के द्वारा की गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कंपन की द्वारा किसकी रचना की गई? तो अवतारम की रचना किसके द्वारा की गई है? कवि कंपन के द्वारा की गई है। इलेंगो गोडविल के द्वारा किसकी रचना की है? ये काफी फेमस रचना है, शिल्प पारिकारम, जो एक व्याकरणिक ग्रंथ है, उसकी रचना की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 78 का। 79, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79, प्रा, प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में से किसको स्वर्णद्वीप के नाम से जाना गया है? तो ये स्वर्णद्वीप के नाम से किसको जाना गया है? तो स्वर्णद्वीप के नाम से इसमें जावा को जाना गया है। अगर यहाँ पे स्वर्ण भूमि होती यहाँ पे स्वर्ण भूमि होती तो इसका ऑप्शन बदल जाता। क्या होता? श्रीलंका। तो अभी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सी। सी इसका आंसर हुआ, अभी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो प्राचीन भारत में शून्य का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शून्य का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है?
तो शून्य का जो पिंगल है, पिंगल आचार्य द्वारा पिंगल आचार्य द्वारा छंद शास्त्र की रचना की गई, जिसमें जीरो के ऊपर जीरो का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। लीलावती ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। भास्कराचार्य के द्वारा क्या लिखा गया है? लीलावती ग्रंथ लिखा गया है। भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका आंसर कौन सा ए नंबर इसका आंसर सही होगा। 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को किसने परिभाषित किया है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को किसने परिभाषित किया है? और इसका आंसर होगा बी नंबर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को परिभाषित किया गया। और कार्ल मार्क्स किससे संबंधित है? समाजवाद से संबंधित है। इन्होंने समाजवाद या साम्यवाद पर अधिक जोर दिया है। और ये इनकी जो बुक है उसका नाम दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने पूंजीपतियों की मतलब पूंजीपतियों को लेकर इन्होंने उनकी बुराइयां की है, यानी उनकी आलोचना की है पूंजीपतियों को लेकर। ठीक है, तो वो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 82 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82 की, तो ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार किसको माना गया है? सामाजिक आवश्यकता को, धार्मिक आवश्यकता को, या आर्थिक आवश्यकता को? इनमें से कोई नहीं। तो जो ऐतिहासिक अवधारणा का जो मुख्य आधार माना गया है वो इस इंडस्ट्री की दृष्टि से सामाजिक आवश्यकता को इसमें सही माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 83 में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय इतिहासकार था? तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय इतिहासकार था? अगर ये क्वेश्चन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए डी डी कोशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी रामशरण शर्मा, ऑप्शन नंबर सी रोमिला थापर, और ऑप्शन नंबर डी के पी जायसवाल। तो ये तीनों की ऊपर की जो बात करें, तीनों मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। ये तीनों मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, और इनका भी यही कहना है कि जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों की आलोचना की है इन्होंने भी। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय इतिहासकार है, राष्ट्रीय इतिहासकार के पी जायसवाल है। तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है, 84 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, मार्क्सवादी इतिहासकार कौन था? तो मार्क्सवादी इतिहासकार ऊपर डी डी कोसामी लिखा है, तो डी डी कोसामी है मार्क्सवादी इतिहासकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, तो पूर्व में मुस्लिम इतिहासकारों का लेखन आधारित था। जो पूर्व में जो मोहम्मद कासिम वगैरह, या महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी वगैरह जो आए थे, उनके साथ जो इतिहासकार आए थे, वो उन्होंने किस पहलू पर अधिक लेखन किया है? तो इसमें उन्होंने इतना आर्थिक, सामाजिक जिक्र नहीं किया, जितना उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक पहलू पर अधिक व्यापक तरीके से उन्होंने लेख लिखे हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, धार्मिक और राजनीतिक पहलू पर। क्वेश्चन नंबर 86, बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो बंगाल का जो पाल वंश था उसका उत्तराधिकारी कौन था? विग्रहपाल था। पाल वंश अ, त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य 200 वंश तक जो संघर्ष चला था उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये किसको लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर ए सही है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? विग्रहपाल था, क्योंकि देवपाल ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 87, सबसे पहला यादव शासक कौन था जो स्वयं के अनुदान और 1000 ईस्वी में जारी किए गए संगमनेर तांबे की प्लेट के लिए जाना जाता था, जो अहमदनगर जिले के संगमनेर में निर्मित विजय वर्णेश्वर के मंदिर के पक्ष में अनुदान दर्ज कराता है? तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर डी इसमें एमपीपीएससी के द्वारा सही माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, तो बत्सकुलम शाखा के मंत्री बराहदेव द्वारा अजंता में
गुफा शूला के बाहर एक शिलालेख में बौद्ध संघ को गुफा का उपहार देने का उल्लेख है। वत्सगुलम किस राजवंश की शाखा थे? तो ये क्वेश्चन में आप देखोगे कितना घुमाया गया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा दिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया। क्वेश्चन बल्कि ये था कि वत्सगुलम किस राजवंश की शाखा थी। तो यहाँ से जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट। इतना भी पूछ सकता था वो, जो क्वेश्चन था वो इतना ही पूछ सकता, वत्सगुलम की शाखा किस राजवंश की शाखा थी? तो ये किसकी शाखा थी? बाकाटकों की शाखा थी। बाकाटक का संस्थापक जो था वो कौन था? बिंद शक्ति था। बाकाटक बिंद शक्ति था। ये दक्षिण का राजवंश था। तो ये प्रवरसेन प्रथम हुए इसमें, प्रवरसेन प्रथम। उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये मृत्यु के बाद ये जो बाकाटक शाखा है दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक मुख्य बाकाटक कहलाते हैं और एक बासिल या वत्सगुलम की शाखा कहलाती है। तो ये जो शाखा जो डिवाइड हुए ये भाग है वो किसका है? बाकाटक का भाग है। इसमें वत्सगुल में 3 राजा ही फेमस हुए हैं। एक सर्ववर्मन नाम से है, सर्ववर्मन। दूसरा बिंद शक्ति सेकंड मिलता है। और तीसरा इसमें हर्षण जो अंतिम शासक था, हर्षण। तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर इसका आंसर सही होगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर इसका सही होगा। 80 क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है कि नवीं शताब्दी कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गणितज्ञ मान्यखेत किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। राजा अमोघ वर्ष राजा अमोघ वर्ष क्या थी? उपाधि थी। नृपतुंगा के दरबार में रहते थे। गणितज्ञ कौन था? तो इन मतलब अमोघ वर्ष के जो दरबार में जो गणितज्ञ रहते थे उनका नाम क्या था, वो कौन थे? तो ये कौन थे? महावीराचार्य। महावीराचार्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सार गणित सार संग्रह है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर इसका सही होगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो 90 चूल राजवंश की किस शैव भक्ति कृति में शैव भक्त कृत में प्रचलित त्रिपुरांतक कहानी प्राप्त होती है? त्रिपुरांतक कहानी कहाँ से प्राप्त होती है? त्रिपुरांतक कहानी ए नंबर से प्राप्त होती है, यानी तेवरम से प्राप्त होती है त्रिपुरांतक कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 91 की बात करें, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन है। तो नेपोलियन की विधि संहिता में जो 5 भाग थे उसमें से कौन सा भाग नहीं था? तो इसमें क्या पूछा गया? नहीं था। तो सिविल संहिता था, नागरिक प्रक्रिया संहिता भी था, व्यापार संहिता भी था, लेकिन शिक्षा की कोई बात इसमें नेपोलियन की विधि संहिता में नहीं की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92 की, तो ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई थी? ऑक्सबर्ग की संधि 1555 को हुई थी ये। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है, काफी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था? इसमें जो 2022 का क्वेश्चन भी देखो, 2024 का क्वेश्चन थे, इसमें भी आविष्कार से एक न एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आविष्कार 10 15 से 20 आविष्कार ऐसे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं रिचर्ड आर्कराइट की, तो वाटर फ्रेम का आविष्कार इनकी द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जेम्स हरग्रिव्स की अगर बात करें तो जेम्स हरग्रिव्स की अगर बात करें तो इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया है वो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, जॉन के ने भी आविष्कार किया है, तो इन्होंने क्या किया है? फ्लाइंग शटल का आविष्कार इन्होंने किया किया है। जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया है। और इनका जो फेमस आविष्कार है एडमंड का कार्टराइट का, ये काफी पूछा जाता है, जिसका इन्होंने किया था पावर लूम का आविष्कार किया था। तो ये आविष्कार कुछ आविष्कार है। वाटर फ्रेम का आविष्कार
रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, तो विल बी द करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, इंग्लैंड्स ट्रेजर वाई द फॉरेन ट्रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? थॉमस मन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में मिलान के लिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बोस्टन पार्टी, ब्रेट लिस्टोवस की संधि, चीन में महास्थान प्रारंभ और टेनिस कोर्ट की शपथ की गई। तो बोस्टन पार्टी कैसे संबंधित है? अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। तो इसमें जो कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। ब्रेट लिस्टोवस की संधि की बात करें तो 3 मार्च 1918 को हुई थी। चीन महास्थान का प्रारंभ है 16 अक्टूबर 1934 को हुआ था। जो टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? 20 जून 1789 को ली गई थी, जब फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होने से पहले ली गई थी ना। तो और इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए का बी, ए का बी, बी का सी, बी का सी, इसमें बी का सी, बी का सी, सी का डी, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो विल बी द राइट करेक्ट आंसर इज द 95। 96 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96 की, तो गुलबर्गा कब तक बहमनी राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो राजधानी थी वो 1425 तक राजधानी थी। तो उसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 90 क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो 7 जुलाई 738 को वो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा मराठों का मालवा पर पूर्ण अधिकार हो गया था और मराठा शक्ति को चुनौती देने वाले निजाम व अन्य उदयमान शक्तियों का दमन भी हो गया था? तो कुल मिला के पूछ रहा है डायरेक्ट, इसके साथ में ही 1738 को ऐसी कौन सी संधि हुई थी जिसके दौरान मराठों का मालवा पर पूर्ण अधिकार नियंत्रित हो गया था? तो ऐसी कौन सी संधि थी? ये डी नंबर दोराह सराय की संधि थी। इस संधि के दौरान मराठों का मालवा पर पूर्ण अधिकार हो गया था। और ये कब हुई थी? 1738 में हुई थी। ये संधि की बात करूं तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। ये भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। फर्स्ट आंग्ल मराठा, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। ये कब हुई थी? 1782 में हुई थी। ये 1803 में हुई थी और ये 1789 में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर नंबर है वो कौन सा है? डी को, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98, संतुलित काल में मंत्रिपरिषद को किस रूप में संबोधित किया जाता था? तो मंत्रिपरिषद को किस रूप में संबोधित किया जाता था? मजलिस से खिलाफत, ये मंत्रिपरिषद के रूप में मंत्रिपरिषद के रूप में इसका उल्लेख दिए मिला है। ठीक है, ममालिक है तो महालेखाकार था ये, महालेखाकार, जो आय व्यय का हिसाब किताब रखता था, आय व्यय का। विजारत राजस्व विभाग से संबंधित था। राजस्व या वित्त विभाग की बात करें तो वित्त विभाग की बात, तो इससे संबंधित था ये। मुस्तोफी मवालिक की बात करें तो एक ऑडिटर था, महालेखा परीक्षक था ये, परीक्षक था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी है। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करूं मैं, तो मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन ए, ऑप्शन नंबर ए, मुगल राजतंत्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए विजारा शब्द का प्रयोग जाता किया गया है। तो केंद्रीय प्रशासन में विजारा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये तो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? न्यायिक कार्य का संचालन करते समय को सद्र को दीवाने सादात कहा जाता था। तो न्यायिक कार्य करते समय सद्र को दीवाने सादात नहीं कहा जाता था। धार्मिक कार्य करते जो अगर यहाँ न्याय की कार्य की जगह धार्मिक कार्य होता
तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होता। लेकिन चूँकि न्याय कार्य तो ये गलत है। अगर यहाँ ये धार्मिक से संबंधित मामले जो देखता था वो दीवाने सादात देखता था। न्यायिक कार्य की बात करें तो काज़ी काज़ी उल कुजात कुजात ये न्यायिक कार्य देखता था। तो इसका ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसका 20 ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें चौथ एक नियमित कर किस साम्राज्य द्वारा लगाया गया था? तो जो चौथ है वो किसके द्वारा लगाया गया था? मराठा साम्राज्य के द्वारा या मराठा के द्वारा चौथ और सरदेशमुखी दो कर लगाए जाते थे। 1/4 भाग लिया जाता था और 1/10 भाग लिया जाता था। है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये पीवाई की शुरू अच्छे बेनिफिट पहुंचा रहे होंगे। तो आप अगर चैनल पर अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।